भारत में अपनी सत्ता को अगर लंबे समय तक चिरस्थायी बनाना है तो उसके लिए भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यहीं से अंग्रेज़ों की भारतीय शिक्षा नीति का आरंभ हो जाता है। तो कौन कौन से प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के लिए किए गए, अगर हम उनकी बात करें तो ब्रिटिश काल में तमाम शिक्षण संस्थाएं अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के लिए स्थापित की गई, जिसमें 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसके अलावा 1784 में हेस्टिंग के ही सहयोगी विल्किंसन जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1792 में जोनाथन डंकन के द्वारा, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की। और एल्फिंस्टन के द्वारा 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज को स्थापित किया गया। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि उत्तराखंड में स्थापित है, इसकी स्थापना भी ब्रिटिश काल के दौरान हुई। तो इस तरीके से ब्रिटिश काल में तमाम शिक्षण संस्थाएं जो है स्थापित की गई। साथियों, अब हम जान लेते हैं ब्रिटिश काल के कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य रहे। तो जिस प्रकार से वैदिक काल में वैदिक धर्म दर्शन का व्यापक प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य रहा, बौद्ध काल में बौद्ध दर्शन और शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम काल में मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य रहा। उसी प्रकार से जो है ब्रिटिश काल में भी ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करना प्रमुख उद्देश्य रहा। इसके अलावा अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार करना ब्रिटिश काल का प्रमुख उद्देश्य था। और राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, क्योंकि अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि जब तक हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है ब्रिटिश साम्राज्य को सही रूप में संगठित और संचालित नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित करना भी अंग्रेज़ों का प्रमुख उद्देश्य रहा, ताकि भारत में ही उन्हें राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी आसानी से मिल सकें। तो ये थे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किए गए। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे 1835 का मैकाले विवरण पत्र। मैकाले अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था और उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद चरम पर था। उस विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले ने अपना विवरण पत्र 1835 में प्रस्तुत किया। इसके अलावा वुड का घोषणा पत्र 1854, हंटर कमीशन 1882, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, सैडलर आयोग 1917, अर्टांग समिति 1929, वर्धा शिक्षा योजना 1937 और सार्जेंट शिक्षा योजना 1944। यह शिक्षा योजना ब्रिटिश भारत की अंतिम शिक्षा योजना थी और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो ये थे ब्रिटिश भारत में भारतीयों के लिए गठित तमाम शिक्षा आयोग। तो आइए इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए इस क्रम में हम सबसे पहले समझते हैं मैकाले के विवरण पत्र 1835 को। मैकाले के विवरण पत्र को समझने से पहले हमें 1813 के आज्ञा पत्र को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 1813 के आज्ञा पत्र में धारा 43 को जोड़ करके भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है रखा गया। धारा 43 की अगर हम बात करें तो धारा 43 में कहा गया था कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान हेतु भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और भारत में अंग्रेजी प्रदेशवासियों के ज्ञान विज्ञान की प्रगति करने हेतु खर्च किए जाएंगे। धारा 43 में क्योंकि जो 1 लाख रुपए व्यय करने की जो बात कही गई थी, इससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ। प्राच्यवादी दल प्राच्य शिक्षा पर इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं और पाश्चात्यवादी दल जो है पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च करने की बात उन्होंने कही।
लेकिन इस अस्पष्टता के कारण इन दोनों दलों के बीच, प्राच्यवादी दल और पाश्चात्यवादी दलों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसमें कई जो विषय थे वो स्पष्ट थे। जैसे भारतीय साहित्य में किसको माना जाए, प्राच्य साहित्य या पाश्चात्य साहित्य की बात की जाए, भारतीय विद्वान प्राच्यवादी शिक्षा से संबंधित विद्वान हो या पाश्चात्यवादी शिक्षा से संबंधित विद्वान, तो इसको लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल के कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले ने भारत में पदार्पण किया, और उस समय जैसा मैंने कहा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद चरम पर था। विलियम बेंटिंग को विश्वास था कि लॉर्ड मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है। तो उसने लॉर्ड मैकाले को बंगाल शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया, और उसके बाद उनको 1813 के आज्ञा पत्र में जो उल्लिखित धारा 43 में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि, और इसके अलावा जो अन्य विवादग्रस्त जो विषय थे उनके संदर्भ में सलाह देने का अनुरोध किया। लॉर्ड मैकाले ने जो है दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और उसके पश्चात अपनी सलाह एक विवरण पत्र में लेखबद्ध करके उसने 2 फरवरी 1835 को बेंटिंग के पास भेज दिया। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के 2 प्रमुख अंशों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैकाले ने 43वीं धारा की व्याख्या की, और 43वीं धारा की व्याख्या जो, क्योंकि 43वीं धारा में जो विवादास्पद जो मुद्दे थे उसमें जैसे 1 लाख रुपया और साहित्य और भारतीय विद्वान को लेकर के विवाद था, तो उसने उसकी व्याख्या इस प्रकार की। उसने 1 लाख रुपये के संदर्भ में कहा कि 1 लाख रुपये की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार अपनी इच्छानुसार इस धनराशि को चाहे तो प्राच्य शिक्षा पे और चाहे तो पाश्चात्य शिक्षा पे खर्च कर सकती है। इसके अलावा साहित्य शब्द के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत अरबी संस्कृत ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है, और भारतीय विद्वान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमान मौलवी और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैकाले ने जो धारा 43 में जो विवादास्पद जो विषय थे उनको उनका निराकरण करने का प्रयास किया। इसके बाद उसने अंग्रेजी के पक्ष में भी तर्क दिए, क्योंकि जो लॉर्ड मैकाले था अंग्रेजी के माध्यम से वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का समर्थक था, और उसने प्राच्य शिक्षा और साहित्य का जो है प्रबल खंडन किया। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्णतया जो है निरर्थक कहा, और अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान उसने प्रदान किया। उसने यहाँ तक कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। तो इस प्रकार के विचार जो है लॉर्ड मैकाले के प्राच्य शिक्षा के संदर्भ में थे, और अंग्रेजी का उसने प्रबल समर्थन किया। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले विवरण पत्र में जो भी बातें उसने कही, सारी बातों को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा स्वीकार किया गया, और 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति के द्वारा उसने सरकार की शिक्षा नीति को जो है घोषित किया, और उसमें कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की ही शिक्षा के लिए किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की सभी बातों को स्वीकार किया और अंग्रेजी की शिक्षा पर ही ज़्यादा। साथियों, अब हम बात करेंगे वुड के घोषणापत्र की। वुड का घोषणापत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सभापति चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। यह घोषणापत्र भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना थी, जिसमें 100 अनुच्छेद और इन अनुच्छेदों में भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर विचार किया गया। इस घोषणापत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय शिक्षा से संबंधित पहला व्यवस्थित, संतुलित और बहुआयामी प्रस्ताव था, जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को एक नई दिशा प्रदान की। कौन कौन सी सिफारिशें इस घोषणापत्र में की गई थी, आइए इनको जान लेते हैं। इस घोषणापत्र में स्वीकार किया गया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर होगा।
इसके अलावा अंग्रेजी हितों को ध्यान में रख कर के शिक्षा के व्यापक उद्देश्य जो है निश्चित किए जाएं, ऐसा कहा गया था। और संस्कृत, अरबी, फारसी के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान को पाठ्यक्रम में रखने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों की कमी के कारण शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को रखा गया, और अंग्रेजी का समुचित ज्ञान का अगर अभाव हो जिन लोगों को, तो वो देसी भाषा में उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा का व्यापक विस्तार करने की बात की गई। वुड के घोषणा पत्र ने माना कि निस्यंदन सिद्धांत ने कहीं न कहीं, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले के द्वारा जो दी गई थी, उसने कहीं न कहीं जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा की। तो वुड के घोषणा पत्र में जो है जनसाधारण की शिक्षा को पुनः विस्तार देने की बात कही गई थी। इसके अलावा प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके शिक्षा विभागों की स्थापना का सुझाव भी वुड के घोषणा पत्र में दिया गया था। इसके साथ साथ लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव भी वुड के घोषणा पत्र में दिया गया। इसके साथ साथ संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जाए, और इसमें सबसे नीचे स्तर में देसी प्राथमिक विद्यालय, उससे ऊपर मिडिल स्कूल, और उससे ऊपर हाई स्कूल, से ऊपर कॉलेज, और सबसे ऊपर जो है विश्वविद्यालय को रखा जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुझाव भी वुड के घोषणा पत्र में किया गया, और जनसाधारण की शिक्षा के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव भी दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन जो है प्रदान किया गया। तो ये थे वुड के घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख सिफारिशें। अब आइए जान लेते हैं हंटर कमीशन 1882, जो कि वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा के लिए लाया गया था, और इस कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग की नियुक्ति गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 जनवरी 1882 में इसकी नियुक्ति की गई। आयोग का जो प्रमुख कार्य का क्षेत्र था वो था वुड घोषणा पत्र 1854 द्वारा शिक्षा में कितनी प्रगति हुई इसकी समीक्षा करना, और इसके अलावा भारत में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है इसकी जांच करना। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों, मिशन स्कूलों और व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है, ये महत्वपूर्ण विषय जो है हंटर आयोग के थे, जिनकी हंटर की अध्यक्षता में जो है जांच की गई। इस आयोग के अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर थे। ये उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार, सांख्यिकीविद, जो पेशेवर रूप से भारत में अंग्रेज अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। सर विलियमसन हंटर की अध्यक्षता वाले आयोग को जो है इन्हीं के नाम से हंटर कमीशन पड़ा। इस आयोग में 7 भारतीय सदस्य, जिसमें सैयद महमूद गुलाम, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस, केटी तेलंग, पी रंगनंद मुदालियर, महाराजा जितेंद्र टैगोर, तो 7 भारतीय सदस्य जो है इसमें नामित किए गए। इसके अलावा एक अध्यक्ष, कुल 8 सदस्य जो है हंटर कमीशंस में थे। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। इन्होंने 7 सप्ताह तक कलकत्ता में शिक्षा से संबंधित दस्तावेज, विशेषकर वुड घोषणा पत्र का गहन और सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और 7 माह तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके शिक्षा की तत्कालीन स्थिति का सूक्ष्मता से अध्ययन करके जो है 770 पृष्ठों का एक विस्तृत दस्तावेज मार्च 1883 को सरकार को प्रेषित किया। तो कुल मिलाकर के हंटर ने जो अपनी जो रिपोर्ट थी वो मार्च 1883 को सरकार को प्रेषित की। तो कौन कौन सी सिफारिश और कौन कौन से सुझाव जो है इस रिपोर्ट में विलियमसन हंटर के द्वारा जो है प्रदान किए गए थे, आइए उनको जान लेते हैं। तो आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा करना, और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की जांच करना और उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना। लेकिन हंटर कमीशन ने सिर्फ वुड के घोषणा पत्र और
प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के बारे में ही अपने सुझाव नहीं दिए, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव और सिफारिशें प्रदान की। तो ये थे हंटर कमीशन के कुछ प्रमुख सुझाव और सिफारिशें। अब इसके बाद हम जान लेते हैं लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुधारों की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन कठोर और निरंकुश शासक था, लेकिन अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था जितना कि लॉर्ड मैकाले। और इसके अलावा लॉर्ड कर्जन जो है उदार स्वच्छंद विचारधारा वाला व्यक्ति था और वह भारतीय शिक्षा में सुधार लाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन आहूत किया। ये एक प्रकार का गुप्त सम्मेलन था और इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। सम्मेलन में सभी प्रांतों के शिक्षा संचालकों, ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया। लेकिन जो सबसे कमज़ोर पक्ष जो था इस सम्मेलन का, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को जो है आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए भारतीय इसको जो है संदेह के दृष्टिकोण से इस सम्मेलन को देखते थे। सम्मेलन की अवधि 15 दिन थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक विचार किया गया और लगभग 150 प्रस्ताव इस सम्मेलन में पारित हुए। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस आयोग की नियुक्ति 27 जनवरी 1902 को की गई थी और यह भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में पहला विश्वविद्यालय आयोग था। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, गुरदास बनर्जी और सैयद हसन। इस आयोग का जो प्रमुख कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो आयोग का प्रमुख कार्यक्षेत्र भारतीय विश्वविद्यालयों की तत्कालीन स्थिति की जांच करना और कार्यक्षमता के बारे में सुझाव प्रदान करना। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के संगठन और कार्यप्रणाली के बारे में सुझाव देना, पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली के बारे में सुझाव देना और साथ ही साथ संबंधित कॉलेजों के बारे में की गई कार्यप्रणाली, जो संबंधित कॉलेजों के बारे में कार्यप्रणाली के बारे में जो है सुझाव प्रदान करना। तो आयोग के सुझाव और सिफारिशों की अगर हम बात करें तो आयोग ने ब्रिटिश भारत के सभी विश्वविद्यालयों की सूक्ष्म छानबीन की और 6 माह बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालय आयोग ने सुझाव दिया कि नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण के साथ साथ शोध कार्य भी संपादित किए जाएं। स्नातक पूर्व शिक्षण कार्य संबद्ध महाविद्यालयों में और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य को करने के लिए शिक्षण कार्य जो है विश्वविद्यालयों में किए जाएं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की जो प्रादेशिक सीमा है उसको निश्चित करने की बात या सिफारिश विश्वविद्यालय आयोग ने की। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाए और सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर के 15 करने का सुझाव विश्वविद्यालय आयोग ने दिया। कॉलेजों को मान्यता संबंधी नियमों को और कठोर बनाया जाए और कॉलेज और विश्वविद्यालय के योग्य अध्यापकों को सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी कि जो सीनियर मोस्ट और जो है योग्य अध्यापक हैं उनको विश्वविद्यालय की सीनेट में प्रतिनिधित्व जो है प्रदान किया जाए। इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष करने का सुझाव विश्वविद्यालय आयोग 1902 के द्वारा दिया गया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 का अगर हम मूल्यांकन करें तो इस आयोग के अधिकतर सुझावों से लॉर्ड कर्जन सहमत हुआ और उन्होंने इन सुझावों को विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में पारित करा करके कार्यवाही शुरू कर दी थी। आइए अब जान लेते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। कानूनी रूप से विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 21 मार्च 1904 को पारित हो गया था और इस अधिनियम की जो प्रमुख धाराएं थी उसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय की सिंडिकेट को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, यानी कि आयोग ने जो बातें कही वो इसमें मान ली गई। इसके साथ साथ सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित करने की बात कही गई थी और इसमें न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 सदस्य जो है रह सकते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय में 20-20 फेलो, क्योंकि अनुसंधान से संबंधित कार्यों की बात की गई थी, और पंजाब, इलाहाबाद में 15-15 फेलो होंगे। विश्वविद्यालय से संबद्धता के जो नियम हैं उनको कठोर बना दिया गया। सरकार का अनुमोदन भी अनिवार्य कर दिया गया और सरकार को सीनेट द्वारा पारित नियमों में संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय की सीमा निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा और विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षण व शोध कार्य भी संपादित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। तो ये ऑटोनोमस पावर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा ही विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई, जो कि आज तक भी निरंतर जो है चल रही है। इसके बाद साथियों अब हम बात करते हैं सैडलर आयोग की, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। सैडलर आयोग की अगर हम बात करें तो 1916 में बंगाल प्रांत के शिक्षा संचालक सर आशुतोष मुखर्जी ने सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया और उसके बाद लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर 1917 को की गई। आयोग के कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो आयोग का जो प्रमुख कार्यक्षेत्र था, जिसके प्रति आयोग को अपने सुझाव या जांच करनी थी, तो उसमें सबसे पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति और समस्याओं का अध्ययन एवं सुधार के लिए सुझाव देना, और इसके साथ साथ अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का भी अध्ययन करना और उसके आधार पर समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करना। तो ये सैडलर कमीशन के प्रमुख कार्यक्षेत्र थे। आयोग ने अपना प्रतिवेदन 17 माह का निरंतर परिश्रम के बाद मई 1919 को अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया, जो कि 17 भागों में विभाजित था। आयोग ने जो सिफारिशें प्रदान की, आयोग ने माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ स्तरीय शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और भी अन्य विषयों के प्रति जो है अपने सुझाव प्रदान किए। तो ये था सैडलर आयोग और सैडलर आयोग के कार्यक्षेत्र और उससे संबंधित सिफारिशें। साथियों अब हम बात करते हैं हर्टांग समिति। हर्टांग समिति 1929 में आई थी। 1929 से पहले भारतीय नेता क्योंकि द्वैध शासन से सहमत नहीं थे और द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई, जिसमें जो है विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। और इस द्वैध शासन प्रणाली से भारतीय सहमत नहीं थे और इसी बीच असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया था, उसमें भी काफ़ी तेजी आ गई। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के संबंध में भी सुझाव देने के लिए कहा गया। साइमन कमीशन ने हर्टांग, सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा संबंधी समस्याओं एवं मांगों का अध्ययन करने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष स्वयं सर फिलिप हर्टांग थे, तो इन्हीं के नाम से इसको हर्टांग समिति कहा जाता है। 11 सितंबर 1929 को इस समिति ने अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया। हर्टांग समिति की शिक्षा के संदर्भ में जो सिफारिशें और सुझाव जो थे, हर्टांग समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा की नीति, प्रशासन और स्वरूप का बारीकी से अध्ययन किया और शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव प्रदान किए। हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो सुझाव जो दिए, उन्होंने उस समय की जो तत्कालीन जो समस्याएं थी, अपव्यय और अवरोधन को कैसे समाप्त किया जाए, तो सबसे प्रमुख जो बात थी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भी जो है हर्टांग समिति ने सुझाव दिया और उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी जो तत्कालीन स्थितियों में संख्यात्मक प्रगति और गुणात्मक स्तर में गिरावट जो आ रही है उसको कैसे जो है सुधारा जाए। तो कुल मिलाकर के हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव प्रदान किए। साथियों अब हम बात करते हैं हर्टांग समिति के बाद जो ब्रिटिश काल में जो
शिक्षा के लिए जो हुए प्रयास थे उसमें वर्धा शिक्षा योजना का प्रमुख योगदान है। वर्धा शिक्षा योजना वर्धा नामक स्थान में 22 से 23 अक्टूबर 1937 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आहूत किया गया और इस सम्मेलन के आयोजक श्री मन नारायण अग्रवाल थे। इस सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री, इसके अलावा शिक्षाविद और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। क्योंकि इस सम्मेलन का जो सभापतित्व है वो स्वयं गांधी जी के द्वारा किया गया और अपने सभापतित्व पद से बोलते हुए गांधी जी ने जो शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो शिक्षा की स्थिति थी उसको अव्ययपूर्ण और हानिप्रद बताया और शिक्षा के संबंध में 7 मूलभूत बातें कही। 7 मूलभूत बातों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया और सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर जो है उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा ग्रामीण जनता की आवश्यकता के अनुरूप हो, इसी के आधार पे उन्होंने भाषा, गणित आदि की शिक्षा के साथ साथ सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, भोजन के नियम और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा दी जाए। क्योंकि गांधी जी मातृभाषा को महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने का सुझाव जो है सम्मेलन में दिया। कृषि और हस्तशिल्प की शिक्षा का विशेष प्रावधान जो है बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हस्त कौशल के माध्यम से अगर दी जाएगी तो बच्चे स्वयं में अपने आप को स्वावलंबी बना पाएंगे। तो ये शैक्षिक विचार गांधी जी ने सम्मेलन में प्रस्तुत किए और यही